हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण वो क्या होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्या होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो उसको हमने 2 वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैंने अलग बताया हुआ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण क्या होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, पहला इसमें हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। हम लोग खाली इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, कि इसमें हेडिंग आप डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का जो समान इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी बाहरी कोश का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP क्या होता है, आपका 3 होता है। ठीक है, बस आपको क्या लिखना है कि नाइट्रोजन के परिवार के तत्वों का जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP3 होता है। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि NH2NP3 कैसे होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना मैंने बताया था, उसको पिछला वीडियो देखेंगे, फिर भी थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, इसको क्या लिखोगे 1H2 2H2 और 2P क्या है 3। तो यही क्या है आपका बाहरी कोश। जैसे मान लीजिए आपका नाभिक होगा पहला कोश, तो पहला कोश में 1S आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5, 1 2 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यही 5 जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो यही तो आएगा 2H2 और 2P3। तो ये होता है बाहरी कोश का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी प्रकार से फास्फोरस अगर लिखोगे तो 15 हो जाएगा। तो 1H2 2H2 और 2P6, 3H2 और 3P6। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 3H2 3P6 है, सॉरी 3P3 है। ठीक है, देखिए 1H2 2H2 2P6 3H2 3P3। ठीक है, और इसका क्या है 2H2 2P3 है। अब इसी प्रकार से आर्सेनिक का जब आप बनाएंगे तो क्या मिलेगा 4H2 मिलेगा, 4P3 मिलेगा। ठीक है, 4H2 और 4P3 मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नीचे जाएंगे 6 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 2 3 4 को क्या ले सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसी को क्या कहते थे, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। किसे, n से। तो 2H2 और 2P3 दिया हुआ है, तो इसको हम हटा के क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही बताया गया कि इनके बाहरी कोश का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह NH2NP3 होता है। क्लियर। तो ये हेडिंग आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा हेडिंग क्या बात करेंगे, दूसरा हेडिंग बात करेंगे हम परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या के बारे में। क्लियर। तो परमाणु त्रिज्या, दूसरा हेडिंग डालेंगे परमाणु त्रिज्या। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप हेडिंग डालते जाएंगे। परमाणु त्रिज्या या कह सकते हैं हम आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या क्या होगा, तो हम कहेंगे नाभिक से लेकर के, जैसे मान लीजिए हमें परमाणु त्रिज्या पता करना है तो क्या लिखोगे, नाभिक से लेकर के बाहरी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बीच की जो दूरी होगी उसी को क्या कहेंगे, उसकी त्रिज्या, यानी परमाणु की त्रिज्या कहेंगे। अब इसी को हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पर है क्या आपका, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, उसके बाद क्या है, बिस्मथ है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, इसको क्या लिखते हैं 2 और 5। फास्फोरस का कितना होता है 15, 2 8 और क्या होगा 5। इसी प्रकार से आप इसका कितना होगा 33, तो इसको क्या लिखेंगे 2 8। अब देखिए एक बार 8 जोड़ना है, 2 बार 18 जोड़ देंगे और एक बार 32 जोड़ देंगे तो आपको परमाणु क्रमांक मिल जाएगा। कैसे, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 33 आ जाएगा, 33 में 18 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा, और 51 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसी को अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आर्सेनिक का जब आप बनाते हैं तो 2 8 18 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इस एंटीमनी का बनाते हैं तो 2 8 18 18 और 5 आ जाएगा। इसका बनाएंगे बिस्मथ का तो 2 8 18 32 18 और 5 हो जाएगा। क्लियर। तो इस केस में अगर बात करें, देखिए इसमें कितने कोश हैं, 2 हैं। तो ऐसे मान लीजिए नाभिक हो जाएगा नाइट्रोजन, ये पहला कोश हो गया, ये दूसरा कोश हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे अगर बात करें तो फास्फोरस है, तो फास्फोरस का देखेंगे ये तो हो गया नाइट्रोजन के लिए फास्फोरस का पहला कोश, दूसरा कोश और तीसरा कोश। क्लियर। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पर कितने हैं 8, यहाँ पर 5। क्लियर। इसमें नाइट्रोजन में देखेंगे तो इसमें 2 और यहाँ पर 5। आर्सेनिक का अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, है ना। और तो हम कहेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 5।
तो रेडियस अगर देखें, यानी इसका कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या अगर देखें तो कहाँ से, नाभिक से लेकर के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर 2 ही कोश हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 3 कोश है, यहाँ पर 4 है, इसी प्रकार से 5 है। देखेंगे यहाँ पर 2 कोश हो गया, यहाँ पर 1 2 3 कोश हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो कोशों की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान या आणविक त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या या आणविक त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। देखिए कोशों की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यही हम कह सकते हैं कि अगर परमाणु त्रिज्या का क्रम देखना होगा तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बिस्मथ का, नाइट्रोजन का सबसे कम, और उसके बाद फास्फोरस का और ज़्यादा, आर्सेनिक का और ज़्यादा, एंटीमनी का और ज़्यादा, बिस्मथ का सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं परमाणु त्रिज्या हो गई या आणविक त्रिज्या हो गया। अब तीसरा बात करते हैं आयनन विभव। अब आयनन विभव क्या होता है, तो आयनन विभव किसे कहते हैं, तो अगर हम बात करें, देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को हम आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखो आयनन मतलब होता है आयनित करना, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना। जैसे मान लीजिए आप क्या हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आप क्या हैं, आप एक इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है, आप इलेक्ट्रॉन। आप अपने घर में हैं तो आप इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको कहा दिया जाए कि आपको घर से भागना है, यानी घर से आपको निकालना है, तो आप आसानी से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। आपको इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ ना कुछ गुस्सा दिलाना पड़ेगा, अर्थात ऊर्जा दिलाना पड़ेगा, तभी आप घर छोड़ के भागोगे। क्लियर हुआ। लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। बस यहाँ पर यह समझना है कि हम ये कह सकते हैं आयनन विभव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी। यानी आयनन विभव मतलब क्या होता है, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। अब कह रहा है कि आयनन विभव जो है कैसा होगा वो समझते हैं। समझ में आया। आपको क्या करना है, केवल इतना समझना है आयनन विभव किसे कहते हैं। तो कक्षा 11 की बातें हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं कि आयनन विभव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता यानी ऊर्जा की जरूरत होगी, ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी, तो उसे क्या कहेंगे, उसका आवश्यकता होगी या होती है, उसी को क्या कहते हैं हम, आयनन विभव। क्लियर। अब यहाँ पे हमें ये डेफिनेशन तो लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं, क्लास 11th में हमने पढ़ा है। अब ये चेक करना है कि क्या आयनन विभव का क्रम होगा, आयनन विभव का क्रम कौन सा होगा वो समझना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, तो देखिए यहाँ पर 2 है और क्या है, 5 है। फास्फोरस है तो क्या लिखेंगे, 2 8 और क्या है, 5 है। उसके बाद आर्सेनिक है तो हम कहेंगे 2 8 18 और 5 है। पहले इतना समझते हैं। जैसे अभी हमने बात किया कि ये क्या है, नाभिक है। क्या है, नाभिक है। ये हो गया आपका पहला कोष, ये हो गया दूसरा कोष। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ। ये 2 से हम समझेंगे, खाली 2 से समझेंगे हो जाएगा हमारा काम। अब देखो ये पहला कोष हो गया, दूसरा कोष हो गया, तीसरा कोष। ये बात था नाइट्रोजन का। और ये आ गया फास्फोरस। फास्फोरस में कितना है, देखिए 2 8 5, तो इसमें क्या भरेंगे 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। देखिए 5 हो गया। क्लियर। अब देखिए जहाँ से, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये क्या है, नाभिक है। ये क्या है, नाभिक है। ठीक है। अब नाभिक की अगर हम बात करें तो नाभिक क्या करता है, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। अब नाभिक क्या करता है, प्लस होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करेगा, बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचना है, और इसी बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर हुआ। तो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये है प्लस, ये है माइनस। ठीक है, माइनस मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये है नाभिक। क्लियर। ये है, दोनों अट्रैक्शन है, आकर्षण है। जैसे मान लीजिए हम चुंबक लेते हैं, चुंबक का 2 सिरा होता है। क्लियर हुआ। एक होता है आपका प्लस, एक होता है माइनस, यही होता है। तो मान लीजिए आप क्या करो, दूसरे चुंबक के कह सकते हैं ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये हम किसको प्लस मान लें, ये माइनस। तो हम ये कहें कि ये दूसरा माइनस सिरा होगा, वो क्या करेगा, खींचेगा। तो अगर क्या करते हैं, 2 चुंबक को पास ले आइए,
दो चुंबक अगर पास है तो उसे खींच करके दूर ले जाना, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना। ऐसे समझेंगे एक चुंबक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है। तो आकर्षण क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा, यानी चुंबक अगर पास पास होंगे, चुंबक अगर पास पास होंगे तो आसानी से नहीं जा सकते इधर उधर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऊर्जा आपको ज्यादा लगाने का। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों चुंबक क्या है, दूर दूर है, तो आप देखते होंगे उसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से निकल जाएगी, यानी ऊर्जा आपको कम लगानी पड़ेगी। तो वही हाल यहाँ भी है कि यहाँ पर देखेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है, नाभिक के पास होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण इसका ज्यादा होगा, नाभिक ज्यादा क्या किया रहेगा, आकर्षित करेगा, जिसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी नाभिक के द्वारा जो प्रभाव डाला जाता है, किसके द्वारा, तो नाभिकीय प्रभावी आवेश होगा उसी, यानी प्रोटॉन के द्वारा जो आकर्षण होगा उसी को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा और नाभिक क्या होगा, पास पास होगा, जिसके अट्रैक्शन आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। अब यहाँ देखो ये क्या हो गया, आपका दूर हो गया, ये क्या हो गया, आपसे दूर हो गया। तो कैसे, नाभिक से जब दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, उसे ऊर्जा देने की जरूरत, मतलब ऊर्जा जो है वो थोड़ा सा ही देंगे तो भी आसानी से निकल जाएगा। अब मान लो अब आर्सेनिक का लिखते तो एक और कोष बन जाता, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाता और दूर हो जाता, तो इलेक्ट्रॉन जो है दूर होगा तो इसका मतलब क्या है, आयनन विभव का मान कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का मान, यानी नाभिक जो है, अब देखिए नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन, तो दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आकर्षण घट रहा है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है उसका मान घटने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है और उसका आयनन विभव घटता है। तो वही कह सकते हैं कि वर्ग में अब क्या लिखेंगे, देखो आयनन विभव हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है। क्लियर हुआ? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, घटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। क्लियर? अब इसका क्रम क्या होगा, तो क्रम होगा कि नाइट्रोजन जो होगा उसका आयनन विभव सबसे ज्यादा, फास्फोरस का और कम, आर्सेनिक का और कम, एंटीमनी का और कम, बिस्मथ का सबसे कम हो जाएगा। अब एक आ गया ये, दूसरा एक और आता है आपका कंपेयरिंग, यानी तुलना करने के लिए। तुलना क्या है, ये तो हो गया वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे। कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से तुलना कर लेता है। क्लियर? और पूछेगा कि नाइट्रोजन का जो प्रथम आयनन विभव होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है, क्यों? फिर से सुनेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव जो होता है वो ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्यों? तो कैसे बताएंगे, तो इसको लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। वो क्या है, देखिए नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो p ऑर्बिटल, अगर p सब सेल बात करें, p अगर उपकोष की बात करें तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन का भी तुलना कर लो। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p4 होता है। ठीक है, तो इसमें 2s इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसमें क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, तो 2p में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यह जो इलेक्ट्रॉन है ना, यह इलेक्ट्रॉन देखिए आपका एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, ये सम्मित, इसको कहते हैं सम्मित रूप से इलेक्ट्रॉन का वितरण हुआ है, समान रूप से। ठीक है, तो समान रूप से हुआ है तो इसका मतलब ये अर्धपूर्ण है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अर्धपूर्ण होगा। क्या होगा, अर्धपूर्ण होगा। और अर्धपूर्ण अगर है तो ये अस्थायी होता है। तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन में 2p जो होता है उसमें वो अर्धपूर्ण भरा होता है, जिसके कारण ये अस्थायी होता है। अर्धपूर्ण भरा होता है जिसके कारण ये अस्थायी होता है। क्या होता है, ये अस्थायी होता है। जबकि अगर देखो ऑक्सीजन वाले केस में आपका इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है और एक है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में, आपके घर में कितने, 3 कमरे हैं और 3 भाई रह रहे हो या 3 बहन रह रहे हो, तो होगा क्या कि 1, 2 और 3 है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन था, यानी एक लोगों को एक कमरा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं था, सब आराम से रह रहे थे।
ठीक है। लेकिन अगर कोई मेहमान आ गया चौथा, तो क्या कहोगे, अरे हमारे मेहमान को उस मेरे कमरे में मत सुलाओ और मेरे भाई के क्या दूसरे के कमरे में सुला दो। वो कहेगा नहीं मेरे कमरे में नहीं सुलाना है, दूसरे के कमरे सुलाना है, तो क्या हो जाएगा, बवाल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, असम्मित हो गया। असम्मित की वजह से ये क्या होगा, इधर उधर कूदता रहेगा। क्लियर हुआ, इसका कोई पोजीशन स्थिति फिक्स नहीं हो पाएगी। क्लियर हुआ, तो यही समझेंगे कि अर्धपूर्ण होने के कारण क्या होगा, अर्धपूर्ण, ये ना तो अर्धपूर्ण है और ना तो पूर्ण है। पूर्ण मतलब अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते तो ना तो अर्धपूर्ण है ना तो क्या है, पूर्ण है। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, अस्थायी है। और अस्थायी है इसलिए क्या होगा, जब उस मेहमान को आप अपने घर में नहीं रखोगे तो ये आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, यह सोचता है कि भाई हम निकल जाएं, तुम लोग अपने रहो, राम राज रहे, यानी एक इलेक्ट्रॉन रहे। क्लियर हुआ, तो ये क्या करता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है और नाइट्रोजन की तरह होना चाहता है। क्लियर हुआ, तो वही कह रहा है, क्या लिखेंगे आप, अब फिर से आएंगे मेन टॉपिक। क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन का जो प्रथम आयनन विभव होता है वो ऑक्सीजन से अधिक होता है। क्यों, तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है, जिसमें भी इसका p ऑर्बिटल जो होता है वो अर्धपूर्ण होता है। अर्धपूर्ण होने के कारण यह स्थायी होता है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है, जिसमें इसका p ऑर्बिटल ना तो पूर्ण होता है और ना ही अर्धपूर्ण होता है, ना तो पूर्ण होता है और ना ही अर्धपूर्ण होता है। ठीक है, जब जिसके कारण इसका प्रथम आयनन विभव क्या होता है, इसका प्रथम आयनन विभव जो होता है वो कम होता है और यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करता है, नाइट्रोजन जैसी संरचना का निर्माण करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसका आयनन विभव का मान कह सकते हैं नाइट्रोजन का अधिक और ऑक्सीजन का क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए अगला देख लेते हैं। तो आयनन विभव हमने देख लिया। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या होगा, अगला जो है आपका हेडिंग होगा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा वो समझना है। तो विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को, यानी किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्लियर हुआ, किसी भी परमाणु का अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होगी वही उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। जैसे आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है तो आप क्या कर रहे हो, आकर्षित करा सकते हो किसी को। इसका मतलब वही है कि विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होगा कि अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, उसके बाद क्या है, बिस्मथ है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का आकार छोटा, यहाँ प्लस है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। हमने यही तो देखा था, नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 और 5, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। क्लियर, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर फास्फोरस भी चेक कर लेते हैं। फास्फोरस का क्या होता है, नाभिक, पहला कोश, दूसरा कोश और तीसरा कोश। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं ये 2, 8 और 5। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये आकर्षित करेगा तो यहीं से ना आकर्षित करेगा, तो देखो ये बहुत दूर है, ये क्या है, बहुत दूर है, ठीक है, और यह क्या है, बहुत ही पास है। तो नाइट्रोजन का आकार पास होने के कारण, नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पास होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित ज़्यादा करेगा। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन जो है उसका आकार छोटा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होगा, तो आकर्षण ज़्यादा होगा, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा होगा। तो हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा, फास्फोरस का क्या हो जाएगा, आकार बड़ा तो विद्युत ऋणात्मकता कम, और आर्सेनिक का और कम, एंटीमनी का और कम, और बिस्मथ का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो विद्युत ऋणात्मकता का क्या हो जाएगा, ये घटता हुआ क्रम। यहाँ लिख लेंगे विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम। क्लियर हो गया, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अगला
तो अगला बात करते हैं यहाँ पे धात्विक लक्षण, यानी धात्विक गुण की बात करें या धात्विक लक्षण। पांचवा क्या है आपका? धात्विक जो लक्षण है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा बात है। ठीक है, अब क्या है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है और क्या है आपका? बिस्मथ है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, तो 2 और 5। फास्फोरस अगर बात करें तो 2 8 और क्या होगा? 5 होगा। आर्सेनिक का अगर बात करें तो 2 8 क्या होता है? 18 और 5 होता है। इसकी बात करें तो 2 8 18 और फिर 18 क्या होता है आपका? 5 होता है। उसके बाद 2 होगा, 8 होगा, 18 होगा, 32 होगा, 18 होगा और 5 होगा, ऐसे होगा। अब देखिए इससे क्या मतलब फायदा मिला। देख इससे फायदा ये है कि हमने अभी बात किया कि जैसे क्या है, पहला कोष हो गया, दूसरा कोष हो गया, ये तो नाइट्रोजन का हुआ। फास्फोरस का अगर बात करते हैं तो पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष है। ठीक है, अब पहली बात समझिए कि धात्विक लक्षण क्या है। धात्विक मतलब धातु का लक्षण। क्या है? धातु का लक्षण। और धातु किसे कहते हैं वो समझना है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है, उसे क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अब ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा त्यागेगा, यानी कौन जल्दी त्यागेगा। सोचिए, तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? नाभिक के बहुत पास है। तो परमाणु का आकार छोटा होने के कारण क्या होगा? नाभिकीय जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा? नहीं त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागेगा तो हम इसको धातु कहेंगे? नहीं कहेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस अगर देखें तो फास्फोरस क्या हो गया? इससे दूर हो गया। फास्फोरस क्या हो गया? इससे दूर हो गया। जब इससे दूर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आकर्षण कम होगा, और आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा जल्दी निकाल देगा। किसकी तुलना में? कहेंगे नाइट्रोजन की तुलना में। अगर इसी प्रकार से तो फास्फोरस का हो गया। आर्सेनिक की अगर बात करें तो पहला कोष हुआ, दूसरा कोष हुआ, तीसरा कोष हुआ, फिर चौथा कोष हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आर्सेनिक में 1 2 3 4 चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यानी लंदन बैठा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आकर्षण और कम हो जाएगा। आकर्षण कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। अब आपका मान लीजिए दोस्त है, आपके साथ रोज रोज आता है, जाता है, बैठता है, बातचीत होती है, तो इसका मतलब है कि उसके बीच में और आपके बीच में आकर्षण ज्यादा है। ठीक है, आप उसे जल्दी छोड़ नहीं सकते या वो आपको जल्दी छोड़ नहीं सकता। लेकिन आपका दोस्त कहीं बाहर चला जाए, ठीक है, विदेश चला जाए, कहीं कंट्री में चला जाए, तो उसके बीच में और आपके बीच में रिलेशन कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यानी उतना आकर्षण नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो उसका निकलना और आने न जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर कोई हमारा दोस्त है, हमारे साथ में रहता है, तो उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वही हाल यहाँ भी है कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी त्यागेगा उतना ही ज्यादा वो धात्विक होगा, यानी धातु होगा। ठीक है, तो धातु का जो लक्षण होगा वो किस में सबसे ज्यादा हो जाएगा? तो हम कहेंगे बिस्मथ में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समानतः क्या कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक लक्षण का मान नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक बढ़ता है। नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो धात्विक लक्षण बढ़ेगा। तो वही कह रहा है, नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक क्या होगा? धात्विक लक्षण बढ़ेगा। तो कहेंगे क्या? ये थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और क्या है आपका? बिस्मथ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है और फास्फोरस ये दोनों जो होते हैं इसीलिए आधातु होते हैं। क्या होते हैं? आधातु होते हैं। ये क्या होता है? यानी उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। और ये क्या होता है? धातु होता है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या है कि देखिए धातु के लक्षण हो गया तो पूर्णतः धातु हो गया। इसमें देख रहे हैं कि इसमें धातु के लक्षण क्या है? थोड़ा कम है। इसमें क्या है? सबसे कम है। तो वही तो काम हुआ कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण देखिए बढ़ रहा है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा धात्विक लक्षण आया। क्यों? क्योंकि उपधातु में क्या होता है? दोनों लक्षण होते हैं, यानी आधातुओं के भी लक्षण होते हैं और धातुओं के भी लक्षण होते हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ इसमें धातु के लक्षण आ गए और यहाँ देख रहे हैं पूर्णतः धातु हो गया। ठीक है, लेकिन ये
पूर्णतः ये धातु हो गया। तो हम वही कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण का मान क्या होगा, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें परमाणु का आकार बढ़ने पर प्रभावी नाभ की आवेश घटता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा धात्विक लक्षण, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक यानी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ये कैसे समझेंगे? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। अब देखिए क्वथनांक गलनांक किस पे निर्भर करेगा? तो गलनांक निर्भर करेगा बंधों की प्रकृति पर। क्या होगा? बंधों की प्रकृति पर, यानी बंध कैसे हैं, उनका परमाणु का आकार या अणु का आकार कैसा है, तो परमाणु का आकार पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो परमाणु के आकार, ठीक है। अब यही पे हमें समझ रहा है। देखिए अब नाइट्रोजन अगर देखें तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सामान्यतः क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार बढ़ेगा जिससे वंडरवाल बल का मान भी बढ़ेगा। अब वंडरवाल का बल का मान जब बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या होगा कि इसका क्वथनांक का मान भी बढ़ेगा। क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, तो क्वथनांक मतलब क्या होता है, गैसीय अवस्था में ले जाना। गैसीय अवस्था में ले जाना, या तो ऐसे समझिए कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, आकार बढ़ रहा है, आकार बड़ा हो गया। तो आकार बड़ा हो गया यानी बड़ा मोटा हो गया। अब मोटे को उछालो, गैस में जाएगा जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो तो जानते हैं गैस में ऑलरेडी होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता है। तो परमाणु का आकार छोटा होने के कारण उसके अणु का आकार भी छोटा हो जाएगा, और अणु का आकार छोटा होने के कारण हमें कहेंगे वो जल्दी से वंडरवाल बल कम होगा, और वंडरवाल बल का मान कम होगा तो जल्दी से गैस में बदल जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है या इसके अणुओं का आकार बढ़ता है, जिसके कारण इसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। ये देखें। अब यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, अब गलनांक वाला थोड़ा सा मैटर समझते हैं। तो कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये तो क्वथनांक है, एक क्रम याद रखेंगे। गलनांक वाला मैटर में क्या कहता है कि पहले नाइट्रोजन से फास्फोरस और आर्सेनिक तक बढ़ता है, तत्पश्चात जो है ये घटता है। तो पहले क्या होगा, ये बढ़ता है, पहले बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है, ये घटता है। ऐसा क्यों? तो हम कहेंगे कि इसका गलनांक जो है वो पहले बढ़ता है, वो समझता है, और पहले फिर बाद में क्या होता है, गलनांक घटता है। ये क्या होगा, इसको समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन जब गलनांक मतलब क्या होता है, गलाना, अलग करना, परमाणुओं को अलग करना। अब परमाणुओं को अलग करने का मतलब है कि आकर्षण से। किसे मतलब है, आकर्षण से। तो यानी ये किस रूप में होता है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के रूप में, किस रूप में, N2 के रूप में। फास्फोरस जो होता है वो P4 के रूप में, आर्सेनिक जो होता है वो S4 के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का आकार छोटा, फास्फोरस का भी आकार छोटा, इससे बड़ा, और आर्सेनिक का और बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच में लगने वाला वंडरवाल बल का मान क्या होगा, ज्यादा। तो वंडरवाल बल का मान वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, तो परमाणु का आकार यानी अणु का आकार बढ़ रहा है। तो अणु का आकार जब बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसे अलग करने के लिए यानी वंडरवाल बल का मान बढ़ेगा, और इसे अलग करने के लिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी गलनांक यहाँ पर भी बढ़ेगा। अब बात आ जाती है एंटीमनी और बिस्मथ। तो एंटीमनी और बिस्मथ जो होते हैं, ठीक है, ये क्या दिखाते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाते हैं। क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, ठीक है। तो आपको क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है वो समझते हैं। होता क्या है कि जब आप एंटीमनी और बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें D तथा F ऑर्बिटल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, D तथा F ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जिसका परिरक्षण प्रभाव, शील्ड करने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण यह परमाणु इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेता है। या हम ये कहें जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे, ठीक है, तो आपका जो मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए
एंटीमनी का। तो एंटीमनी का जब आप बनाते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और क्या है, बिस्मथ है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो 2, 8, 18, 18 और क्या होता है 5। अब इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे इन दोनों का, तो क्या मिलेगा, चौथे है तो 4s2 4p6 और 4d 10, क्लियर। और क्या आ जाएगा 4f, देखिए 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, तो 5s2 हो जाएगा और 5p3 हो जाएगा। इसमें क्या है 4f है। इसी टाइप से बिस्मथ का जब बनाएंगे तो 2, 8, 18, 32 फिर 18 और फिर क्या आ जाएगा 5। तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या आएगा 5f आएगा और इसमें देखेंगे तो ये 6s2 आएगा और यहाँ पर 6p3 आएगा। अब देखिए एफ ऑर्बिटल होने के कारण, उपस्थित होने के कारण जो होता है इसका जो एस इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए एफ का आकार बड़ा होता है, एफ का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण इसका एस इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर चला जाता है। अब अंदर चला जाएगा तो ये तो उपस्थित होगा नहीं बंध बनाने के लिए। अब जब बंध बनाने के लिए उपस्थित नहीं होगा तो इसका मतलब अब कौन बंध बनाएगा, खाली पी वाला, कौन सा, पी ऑर्बिटल। तो जब पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, खाली 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कितने बंध बनाएगा, 3। तो इसका मतलब क्या है कि बंध बनाने की जो क्षमता है, धात्विक बंध बनाने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जिसके कारण जो है यहाँ पर अगर बात करें तो एंटीमनी Sb4 और बिस्मथ Bi2 के रूप में पाया जाने लगता है। किस रूप में, Bi2 के रूप में पाया जाने लगता है, जिससे गलनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से घट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक इसका गलनांक बढ़ता है, ठीक है, तत्पश्चात क्या हो जाता है, यहाँ पर घटने लगता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, बस इतना याद रखना, किसके, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। क्लियर हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं अपर रूपता, एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो अपर रूपता क्या होता है, ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होता है, 7वां नंबर पॉइंट है। तो एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं, तो अगर हम बात करें यानी वह तत्व जिसका जो कह सकते हैं कि रासायनिक गुण समान होता हो, रासायनिक गुण समान होता है परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम, एलोट्रॉप्स यानी अपर रूपता कहते हैं। तो अगर अपर रूपता के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में अगर बात करें तो बिस्मथ को छोड़कर, क्यों, क्योंकि ये धातु होगा, कैसा होता है, ये धातु होता है, तो धात्विक गुण होने के कारण जो है ये अपर रूपता नहीं दिखाता है, जबकि अन्य सभी जो होते हैं वो अपर रूपता को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ, क्या करते हैं, अपर रूपता को प्रदर्शित करते हैं। तो बिस्मथ जो होता है वो अपर रूपता को प्रदर्शित नहीं करता है, कारण क्या है उसका, धात्विक गुण होने के कारण। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो नाइट्रोजन में जानते हैं नाइट्रोजन के अपर रूप होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर फास्फोरस के तो कई अपर रूप होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके सिलेबस में दिया है। ठीक है, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, काला फास्फोरस। ठीक है, तो इसके कई होते हैं, आर्सेनिक के 3 होते हैं, एंटीमनी के भी होते हैं। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि ये अपर रूपता बिस्मथ को छोड़कर और सभी जो होते हैं वो अपर रूपता को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लास्ट हेडिंग है आपका 8वां, जिसको बोलते हैं परमाणुकता। क्या बात करेंगे, परमाणुकता की बात करेंगे। तो परमाणुकता मतलब परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन जो होता है वह N2 के रूप में, फास्फोरस जो होता है P4 के रूप में, आर्सेनिक जो होता है वो S4 के रूप में, और एंटीमनी जो होता है वो भी Sb4 के रूप में, और बिस्मथ जो होता है वह अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये Bi2 के रूप में होता है। कौन सा प्रभाव है, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण यह किस रूप में होता है, Sbi2 यानी Bi2 के बारे में क्या कह सकते हैं, Bi2 जो होता है वह अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या होता है, ये इस रूप में रहता है। जबकि बात करें कि फास्फोरस, आर्सेनिक जो होते हैं वो 4 के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, तो यहाँ पर फास्फोरस जो होता है वो इस रूप में होता है, यानी ऐसे P होगा, यहाँ पर P होगा, ऐसे P होगा, और यहाँ पर क्या होगा, PP ऐसे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आर्सेनिक लगाएंगे तो आर्सेनिक भी लग जाएगा, ऐसे AS हो जाएगा, तो यहाँ पर AS हो जाएगा, और यहाँ पर AS हो जाएगा, और ऐसे AS हो जाएंगे। तो इसी टाइप से हम कह सकते हैं आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी होगा। ठीक है,
तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो होते हैं इस प्रकार से पाए जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो त्रिकबंध बनाता है। नाइट्रोजन क्या होता है? त्रिकबंध बनाने के कारण जो होता है यह द्विपरमाणुक होता है। कैसा होता है? द्विपरमाणुक। अब बात ये आती है कि क्या फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी क्यों नहीं त्रिकबंध बना लिए? तो होता क्या है कि त्रिकबंध बनाने के लिए परमाणु का ऑर्बिटल कैसा चाहिए? छोटा होना चाहिए। परमाणु का आकार कैसा होना चाहिए? छोटा। तो परमाणु का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है? पाई बंध का निर्माण आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पाई बंध में क्या होता है? 2 पी ऑर्बिटलों का पार्श्वीय व्यापन होता है। जैसे ऐसे नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ का ये ऑर्बिटल होगा और इस नाइट्रोजन का ऑर्बिटल होगा, इस प्रकार से। तो अगर ये छोटे होंगे तो ये दोनों पास पास होंगे, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या होगा? अद्व्यापन कर लेगा। अद्व्यापन करेगा तो पाई बंध का निर्माण करेगा। इसलिए नाइट्रोजन जो होता है वो एन ट्रिपल बंध यानी त्रिकबंध का निर्माण करता है। लेकिन फास्फोरस नहीं कर पाता है। कारण क्या है कि परमाणु का आकार बड़ा होने की वजह से दूर दूर हो जाते हैं। तो दूर दूर होंगे इसलिए वह त्रिकबंध का निर्माण नहीं कर पाएगा। और वो किस रूप में होता है? चतुष्परमाणु के रूप में होता है। ये भी चतुष्परमाणु के भी, लेकिन ये अक्रिय प्रभाव के कारण ये जो क्या होता है? द्विपरमाणुक होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया? हमने ये देखा कि नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं, ठीक है, उनका जो है सामान्य गुण हमने देखा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, और जब जैसे ही हमारे जो सब्सक्राइबर हैं 1000 से ऊपर हो जाते हैं, 1000 से, तो फिर मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा और हम लोग लाइव लेक्चर लेंगे, जिससे जो है आपको मैं ज़्यादा हेल्प कर सकूं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों को सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।